बाजार में सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। श्यामलाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी मीरा के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल बता रहे थे। सुना रहे थे कि इतने में उनका बड़ा बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। अरे अरे, क्या बात हो गई? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये निकालने थे। आपको तो पता है पिताजी, मेरी कार की रिपेयरिंग करवानी थी। अच्छा ठीक है, मीरा जरा चाबी तो देना। मीरा जी अपने कमरे में से चाबी का गुच्छा निकालकर दे देती है। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपये जरा दीजिएगा। मेरी तनख्वाह अभी तक आई नहीं है, जब आ जाएगी तो आपको वापस कर दूंगा। अपने ही तो बच्चे हैं। वैसे तो श्यामलाल जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ बैठते थे तो बच्चे कहते थे, आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या पिताजी? इस पर श्यामलाल जी ठहाका लगाकर हंस देते। जब मीरा जी उन्हें टोकते हुए कहती, बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, कुछ अपने लिए भी रखो, परंतु श्यामलाल जी नहीं मानते। तुम तो जानती हो बच्चे मेरी जान हैं। लेकिन जी, अपने बुढ़ापे के लिए भी तो सोचना चाहिए। अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। हमारे बच्चे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते किसी चिंता की जरूरत नहीं। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराए घर से आती है। मीरा जी मन ही मन सोच रही थी। यह सब विचार करते हुए मीरा जी अपने पति को एकटक देखती रहती है। इतने में श्यामलाल जी ने चुटकी बजाते हुए उनके विचारों को भंग किया। मीरा जी, आप अपने विचारों की दुनिया से बाहर तो आइए, मेरे चाय का समय हो गया है। क्या चाय भी मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी? मजाक करते हुए श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी से कहा। तब मीरा जी मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं राजू को कहकर चाय बनवा देती हूँ। दरअसल मीरा जी ने रसोई और घर के दूसरे कामों के लिए 16-17 साल का राजू नाम का एक नौकर रख रखा था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ न पड़े। रोज की तरह श्यामलाल जी और मीरा जी घूमने के लिए बाहर निकले। मीरा जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें श्यामलाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी अपने भाग्य को भी अपनी ही नजर लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले ही थे कि देखा सामने से बेकाबू होती हुई तेज रफ्तार में एक कार आ रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, कार ने उन दोनों को टक्कर मार दी। जब होश आया तो मीरा जी स्वयं को हॉस्पिटल में बेड पर पाती है। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उठते ही उन्होंने श्यामलाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि श्यामलाल जी को दरअसल बहुत ज्यादा चोट आई है, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। चोट लगने के बावजूद मीरा जी उठ खड़ी हुई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी जो उन्हें रोक पाती। नर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारी उन्हें पीछे से आवाज लगा रहे थे, पर मीरा जी के कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वे सिर्फ श्यामलाल जी की तरफ भाग रही थी। आईसीयू वाले कमरे के पास पहुंचकर श्यामलाल जी को इतनी बुरी अवस्था में देखकर मीरा जी उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले तो श्यामलाल जी उनके साथ हंसते बतियाते सफर पर निकले थे और अब हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। मीरा जी खुद को संभाल नहीं सकी। उठे ना, देखिए आपके सहारे ही तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही मेरे दिल की भावनाओं को समझते थे। अब आप ही इस तरह से मुझे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा? कहते कहते जोर जोर से रोने लगती है। उन्हें आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफी कमजोरी आ गई थी। मीरा जी को हॉस्पिटल के बेड पर लिटा दिया गया और आराम करने को कहा गया, लेकिन चिंता मीरा जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए वे अपने पति के साथ बीतते मीठे पलों को याद कर रही थी कि इतने में आवाज आई। बड़ी माँ आंखें खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। मीरा जी की ऐसी हालत देखकर
उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वह बोला, खाना खा लीजिए बड़ी माँ। मीरा जी इधर उधर देखने लगी। आसपास कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे, तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली हैं, इसलिए आपका हाल चाल जानने चला आया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया हूँ। उठिए और खा लीजिए। बाबूजी जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत करिए। राजू का स्नेह देखकर मीरा जी को हौसला मिला। उन्हें लगा कि इस दुख की घड़ी में कोई तो उनके साथ खड़ा है। इतने में नर्स अंदर आई और बोली, मीरा जी, आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें श्यामलाल जी के पास ले गया। वे तो होश में तो थे, परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिल पा रहे थे। उन्हें देखकर मीरा जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर श्यामलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक हैं। अब हम जल्दी ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वे दोनों घर आ गए। जो लोग कभी घर के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वही दोनों अब अपेक्षा भरी नजरों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ लगने लगे। एक दिन बेटा किसी काम से बाजार गया था, तो मीरा जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा अपने बाबूजी के लिए थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने तड़क कर जवाब दे दिया, माँ जी, हमें और भी तो सारे काम हैं, और पिछले कुछ दिनों से जो घर में हालात चल रहे हैं, उसकी वजह से हम किटी पार्टी में भी नहीं जा सके। आप यह काम खुद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और हाँ, सोच समझकर खर्चा किया करिए। इन तीखे भारी शब्दों से माँ का कलेजा छलनी हो गया। माँ थी, वह भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली उनकी बहुएं हैं। उन्हें याद आया कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी बाबूजी करते हुए दौड़ते थे। अब बाबूजी लाचार हो गए हैं तो दूध में गिरी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए जा रहे हैं। बेटे बहू की कड़वी बातें सुनकर मीरा जी कमरे में आ गई। उन्होंने देखा कि श्यामलाल जी की आंखें आंसू से भरी हुई थी। श्यामलाल जी मीरा जी से बोले, मैंने अपने दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों बेटे हमारी परवरिश को ही झुठला रहे हैं। लेकिन मीरा जी, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मीरा जी अचानक चौंक गई और बोली, अरे तिजोरी की चाबी कहाँ गई? यहीं तो रखी थी। राजू जो पास में खड़ा हुआ सब बातें सुन रहा था, बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी इस कमरे में आई थी, क्या पता उन्होंने ले लिया हो। यह सुनकर मीरा जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहू के पास पहुंची और बोली, बहू, वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? मीरा जी थोड़ा संकोचते हुए बोली, लेकिन बहुएं तो जैसे पहले से ही तैयार खड़ी थी चिल्लाने के लिए। माँ जी, आप तो पैसा लुटाने में लगी हुई हैं, जैसे कि पैसे पेड़ से गिर रहे हो। अब तो आपके पति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहू का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर मीरा जी हैरान रह गई। वे बस उन्हें देखती रह गई। अगले दिन जब मीरा जी सोकर उठी तो देखा कि श्यामलाल जी को थोड़ा बुखार था। उन्होंने बेटों से कहा, तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना है, बुखार बढ़ रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब आया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आपको पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से बाबूजी सब काम धंधा छोड़कर घर बैठ गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी बोल पड़ा, आप समझती क्यों नहीं है माँ, हम लोग नौकरी वाले हैं, इतना समय नहीं है हमारे पास कि फालतू के काम करते फिरें। राजू को बुलाकर ऑटो लेकर चली जाई। मीरा जी अपमान का घुट पीकर चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने उस समय कुछ बोलना उचित नहीं समझा। इतने में राजू ने आवाज लगाई, आइए बड़ी माँ। कहते हुए राजू बाबूजी की व्हील चेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन मीरा जी और श्यामलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था।
ऑटो में बैठकर मीरा जी राजू से कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने पल्ला झाड़ लिया तब तूने अपनों से भी ज्यादा ख्याल रखा है बेटा। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरी बचपन से ही माँ नहीं थी। मुझे मेरी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब वह भी स्वर्गवासी हो गई है। मुझे तो आप दोनों में ही माता पिता की परछाई नजर आती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने श्यामलाल जी को कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ दिनों बाद बाबूजी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई तो एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हॉल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा है ही नहीं और आप सारा दिन हमें परेशान किए रहते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरे से बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजान शख्स बैठे थे और श्यामलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम दोनों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर हम इतना सारा इंतजार कर चुके हैं। यह कहते हुए श्यामलाल जी ने मीरा जी के लिए बोला, यह लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए महंगी सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुए के मुंह खुले के खुले रह गए। तब श्यामलाल जी बोले, क्या हुआ, हैरान हो गए? इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो आज तुम लोगों को भी सरप्राइज देता हूँ। श्यामलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय कराया। यह मेरे वकील दोस्त हैं, दामोदर जी, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलाया है। और यह दीनानाथ जी हैं, जिन्हें मैंने यह मकान 1 करोड़ 20 लाख में बेच दिया है। इतना सुनते ही बेटों और बहुओं के सिर पर से जैसे आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। श्यामलाल जी आज बोलते ही जा रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें रोक सके। श्यामलाल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़कर सुनाने को कहा। उसमें लिखा था, मैं अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ। अब इस पर राजू का हक होगा, वही अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान की बिक्री से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैं अपने पोते पोतियों के नाम जमा करवा दूंगा, जो उन्हें वयस्क होने के बाद मिलेगा। बाकी आधी रकम से मैं एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, मेरी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे और मेरे पोतों पोतियों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब श्यामलाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम करने के लिए, क्योंकि 10 दिन के बाद इस घर पर दीनानाथ जी का हक होगा। यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं तो मिथ्या भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने हैं। शुक्र है मालिक का जो हमें ऐसा दिन दिखाया जिसमें मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिखाई दे रहा था। अरे मैं कब का इस दुनिया से चला गया होता, अपने लाचारी भरे बेकार शरीर के साथ कब तक जीता। यह सब मेरी पत्नी और सिर्फ राजू की सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। दरअसल मेरे बेटे का फर्ज तो राजू ने निभाया है। वह नौकर था, लेकिन उसने नौकर की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह सेवा की। अब तो दोनों बेटे और बहुएं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही बच्चे हैं और फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे? यह तो जरा सोचिए। बहुओं को माँ जी से कुछ उम्मीद थी। मीरा जी उनकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए बोली, यह बात तब क्यों नहीं याद आई जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। तुम अपना सामान समेटने की तैयारी करो। माता पिता की हिम्मत देकर आज दोनों बेटे और बहुएं चौंक गए। वे बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में श्यामलाल जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को उनके किए की सजा और सबक मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।